Facebook Live started, Acharya ji. धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जैसे अभी का जो विषय है आज का, वो शरद पूर्णिमा का, शरद ऋतु का नाम है और पूर्णिमा तिथि का नाम है। तो शरद ऋतु में आने वाली जो एक विशेष पूर्णिमा है, अर्थात अश्विन महीने में आने वाली, शरद ऋतु में भी अश्विन महीने में आने, तो उसका नाम पड़ा है शरद पूर्णिमा। तो शरद ऋतु है, उसका तो एक अपने जगह पर महत्व है, लेकिन उस दिन आने वाली जो पूर्णिमा है उसका विशेष महत्व खगोलीय शास्त्र से इसलिए है क्योंकि उस दिन चंद्रमा धीरे धीरे जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और उस समय सभी घूमते रहते हैं ग्रह उपग्रह, तो चंद्रमा की स्थिति उस दिन ऐसी होती है कि वो सबसे ज्यादा पृथ्वी से नजदीक होता है। चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर होता है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत। तो वो वेद के मंत्र में बताया है कि चंद्रमा मनसः जाता, वो मन का देवता है, मन के ऊपर अधिपति है मन का। इसके लिए पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा जो असर होती है, जैसे समुद्र पर होती है, समुद्र पर एक उत्साह आ जाता है, उस तरह से भी एक एनर्जी बढ़ती है हमारे में भी पूर्णिमा के दिन। जो समुद्र के पानी पर असर होती है उसी तरह का, ठीक ठीक उस तरह का पानी हमारे शरीर में। तो समुद्र के पानी पर चंद्रमा की असर होती है, उसी तरह से हमारे अंदर रहने वाले पानी में भी असर होती है उसकी। और वो असर से हमारे मन के ऊपर भी असर होती है। इसलिए जिसमें जो कंट्रोल का पावर नहीं है उन लोगों को वो एनर्जी सहन करनी थोड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए पागल लोगों को उस दिन ज्यादा परेशानी होती है। यदि पागल लोगों की हॉस्पिटलों में हम विजिट करें, यदि हम देखें कि जिसको ऐसा पागलपन है, जो इस तरह से साइकोसोमेटिक डिसीज से या किसी भी तरह से मनो बीमारी से जूझ रहे हैं, उसको जो एनर्जी चंद्रमा की अभी पूर्णिमा के दिन है वो मैनेज करनी कठिन होती है। इसके लिए उस दिन ज्यादा शोर, ज्यादा उसका रोना धोना, ज्यादा उसकी शरारतें होती है। इसके लिए इंग्लिश में भी चंद्रमा के ऊपर से ल्यूनेटिक शब्द आया है, पागल के। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा का और पागल का संबंध है। ऐसे तो दूर दूर तक नहीं, चंद्रमा का और पागलपन का क्या संबंध हो सकता है? मॉडर्न साइंस से देखें तो कुछ नहीं पता चलता है। डॉक्टर के पास जाए तो पूर्णिमा का कुछ पता नहीं है उसको, पागल के साथ कितने फैक्टर काम करते हैं। लेकिन जिसने भाषा बनाई, मनोविज्ञान पढ़ा है, उसने तो ऐसा शब्द रखा है, तो अवश्य वो जानता है कि चंद्रमा का प्रभाव पागल पर है। और केवल पागल पर नहीं है, वो स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति पर भी है। फर्क केवल इतना है कि स्वस्थ व्यक्ति उसको मैनेज कर सकता है और पागल उसको मैनेज नहीं कर सकता है। इस और केवल मनुष्य पर है, तब आगे की बात आएगी। समुद्र पर जैसे समुद्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव है, उस तरह से मनुष्य के शरीर पर भी है, मनुष्य के मन पर भी है विशेषता से। तो दूर हम देखें, थोड़े दूर, तो प्राणी पर भी है उसका प्रभाव।
और थोड़ा आगे जाए तो वनस्पतियों पर भी है, और ये सब में विशेषता से वनस्पति पर होता है। इसके लिए इसलिए ही गीता में बताया है, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। रसात्मक सोम बनकर मैं औषधियों को पुष्ण करता हूँ, पुष्ट करता हूँ। पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब चंद्रमा का सीधा असर कहाँ आया? वनस्पति। वही वनस्पति रस बनाती है चंद्रमा के द्वारा। अब कोई कोई विशेष वनस्पति है जिसके पर चंद्र का बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसके लिए पहले के वैद्य जो औषधि निकालनी थी वो वर्षा ऋतु में न निकालकर पूर्णिमा के बाद निकालते थे। पूर्णिमा के बाद लगभग 5-7 दिन पर पूर्णिमा की पूरी चांदनी उस पे आ जाती थी तो रस पुष्ट हो जाता था। इसलिए उस दिन के बाद औषधि निकालनी है, औषधि लेनी है, हरी औषधि, और उसके बाद कुछ शुरू होती है अलग अलग औषधियों की प्रिपरेशन, जिसको कहते हैं औषधि निर्माण। तो औषधि के ऊपर उसका विशेष प्रभाव है। बहुत सारे द्रव्यों के ऊपर उसका विशेष प्रभाव है, क्योंकि उस दिन वो पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक है। तो चंद्रमा का यदि पूरे साल में विशेष लाभ उठाना है, इसको विज्ञान कहते हैं। केवल जो प्राप्त है उससे काम चलाना, उसको विज्ञान नहीं कहते। हमको प्राप्त कुछ होता था, पैर प्राप्त थे, हमारे पास पैर थे, वो कुदरत ने दिए हुए हैं, लेकिन व्हीकल कुदरत ने नहीं दिया है। साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक के व्हीकल वो कुदरत ने नहीं दिए, वो हमने बनाए हैं। और यदि कोई ऐसा माने कि कुदरत ने पैर दिए हैं तो पैर का ही उपयोग करना चाहिए और किसी का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत कुछ तो जानता ही नहीं, क्योंकि वो एक प्रगमनशीलता है, वो विकासशीलता है। कोई भी क्षेत्र में आप देखें, ऋषि मुनि इसी को देखते थे कि जो संसाधन, दृष्ट अदृष्ट संसाधन है, उसका उपयोग सबसे ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं। और पहली बार ऐसा उपयोग तो ऋषि मुनियों ने ही किया। सूर्य का जितना उपयोग ऋषि ने किया, उतना उपयोग आज तक कोई नहीं कर पाया। चंद्रमा का उपयोग जितना ऋषि ने किया, उतना आज तक कोई नहीं कर पाया। तो चंद्रमा का उपयोग का जो दिन है, खास करके रात्रि है, वो रात्रि ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है। इसके लिए कम से कम पृथ्वीवासी हम लोग जो चंद्रमा का, खास करके भारत में चंद्रमा की शक्ति का सबसे ज्यादा जो उपयोग करना है वो इस दिन होता है। वो केवल साल में एक ही अवसर ऐसा आता है जिस दिन चंद्रमा नहीं तो एक दूरी पर स्थित होता है, वो आज नजदीक आ जाता है। तो ऐसे बार बार नहीं मिलते, तो सब कुछ गौण हो जाता है, वो मुख्य हो जाता है। इसके लिए चंद्रमा का उपयोग करना है। अब कैसे करना है, वो हमारे पास ऐसी विधि चली गई, क्योंकि हमने जो मॉडर्न साइंस है उसको ही माना। और कोई साइंस भारत के पास है, ऋषि के पास भी कोई विज्ञान है, ऋषि भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो दृष्टि चली गई। तो ऋषि दाढ़ी वाला है, बड़े बाल वाला है, और केवल वो कुछ जानता नहीं है सृष्टि के विषय पर, और केवल वो 2 रोटी खाकर अपना जीवन लंगोट पहनकर गुजारता है, ऐसी हमारी दृष्टि हो गई। जबकि बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ऋषि। तो सबसे पहले जो चंद्रमा का उपयोग किया, चंद्रमा की शक्ति को जिन्होंने जाना, उसके वेद में मंत्र बनाए ऋषि ने। अब उसका सबसे बड़ा लाभ किसको हो सकता है? तो औषधियों के साथ सबसे नजदीक कौन है?
अब औषधि अर्थात अश्वगंधा, शतावरी, विदारीकंद, मुलेठी, गिलोय, तुलसी, ये इसकी तो एक छोटी सी बात है। लेकिन औषधा, फलपा, कांता, सभी वनस्पतियां, सभी धान्य, सभी होने वाले और फसलें वो औषधों में ही आती है। उसका उपयोग है, उसका खाने में उपयोग करते हैं, आहार द्रव्य में उपयोग करते हैं, औषध द्रव्य में उपयोग करते हैं, पशु आहार में उपयोग करते हैं, पशु के औषध में उपयोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ उससे किसान है। इसके लिए पूर्णिमा का सबसे ज्यादा जो उपयोग करना है वो किसान, क्योंकि उसको हर एक वनस्पति के साथ उसका संबंध है, या तो कोई विशेष के साथ तो है ही उसका। तो किसानों का पहला, क्योंकि वो जमीन से, वनस्पति से, औषधियों से सीधा जुड़ा है। दूसरा नंबर वैद्य का है। तो किसान के लिए बहुत सारे ग्रंथों में से निकाल पौर्वापर्य को देख ऋषि मुनियों ने खगोलीय घटना का पूरा अवलोकन करके कुछ प्रयोग बताए हैं, जो अनेक एंगल से हमको उपयोग में आ सकते हैं। उसमें से पूज्य गुरुवर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक प्रयोग बताया, वो है बीज का प्रयोग, फसल के पूर्वानुमान का प्रयोग। फसल किसान लेता है तो एक तो तरीका ये होता है कि चलो जो मन में आया वो बो दिया, और फिर जो हुआ वो स्वीकार कर लिया। ये स्थिति है तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक तो होता है जो मन में आया वो दिया, लेकिन जब फसल कम आती है तो फरियाद उसकी शुरू हो जाती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, सरकार कुछ नहीं करती, वो कुछ नहीं करता, वो किया, कुदरत ने नहीं दिया, उसने नहीं। तो सबसे प्रथम तो ये होता है कि सबसे प्रथम कौन सी फसल को बोना है, क्योंकि कुदरत एक ऐसी सिस्टेमेटिक घटना है, कुदरत एक ऐसी सिस्टेमेटिक रचना है, कुदरत की पूरी नेचर की, सृष्टि की पूरी, कि उसमें लगभग सभी कार्यों का एक संकेत मिलता है। सभी कार्य का, बालक का आना है पृथ्वी पर तो एक संकेत कुदरत देती, वो आए तो उसके ऊपर एक व्यवस्था बिठाती है स्तन्य की। वो स्तन्य की रस बना, और रस से स्तन्य नहीं बनता है स्त्रियों को, लेकिन यदि गर्भवती हो गई तो स्तन्य बनना शुरू होता है। ये कोई ऐसी वैसी घटना है नहीं। इसको थोड़ा सा एक अंश ले ले तो 1000 नोबेल मिल सकते हैं किसी व्यक्ति को, यदि नोबेल देने वाला काम नहीं है तो। बाकी इतनी हजारों घटनाएं जो कुदरत घटित करती है, वो कुदरत एक बात भी ऐसी करती है कि वो पूर्वानुमान, पूर्व में उस किसी भी घटना के संकेत देती है। और वो संकेत एक तो कुदरत से सबसे नजदीक होता है उसको पता चलता है, और दूसरा जो कुदरत के नियमों के अनुसार चलता है, शुद्ध आत्मा वाला विशुद्ध चेत, उसको पता चलता है। ये दो व्यक्तियों को पहले पता चलता है। एक में पशु सृष्टि है, उसको कुदरत के संकेत पता चल जाते हैं। इस केवल उसकी चेष्टा हमको नहीं आती है, उनकी भाषा हमको पता नहीं है, इसके लिए उसको ज्ञान हुआ वो हम नहीं जान पाते, लेकिन उसको पूर्वानुमान हो जाता है। इसके लिए आपको पता होगा कि कुछ विशेष खगोलीय घटना होती है तो समुद्र के किनारे के जीव दूसरी जगह पर चले जाते हैं, बाढ़ आनी हो, ऐसा कुछ भी हो, कुछ कुछ कारणवश। जैसे भूकंप सौराष्ट्र में आया, भुज में आया था, कच्छ में, तब हम वहां पर गए थे और हमने देखा कि जो पशु बंधे नहीं थे, वो पशु घर पे नहीं थे, कहीं दीवार के पास नहीं थे, वो पशु दूर दूर तक चले गए थे।
और दीवालें गिरी, आपको आश्चर्य लगेगा, मनुष्य मर गए, दीवाल गिर गई, लेकिन दीवाल गिर गई और जो छूटा पशु था, अर्थात जिसको बांधा नहीं था, ऐसा एक भी पशु मरा नहीं। बांध दिया था वो मर गया, क्योंकि वो तो बांधा हुआ था। लेकिन जो बांधा नहीं था, वो आपको आश्चर्य लगेगा, मैं शाम को वहां पर था, पहुंच गया था भुज में। सुबह भूकंप आया था 9 बजे, और चिकित्सा करने के लिए पूज्य गुरुजी के साथ मैं शाम को भुज में था, और सभी में देख रहा था कैसा अर्थक्वेक आया 2001 में 26वीं जनवरी को। तो सभी गांव वालों ने एक आश्चर्य कहा कि पशु सुबह से दिखते ही नहीं थे, कुत्ते भाग गए, कि सबसे ज्यादा जो कम बुद्धि वाला कोई जीव है वो मनुष्य है। मनुष्य को कुछ पता नहीं, जबकि सबसे ज्यादा अहंकार मनुष्य को, कि मुझे सब कुछ पता है। इसके लिए वो किसी भी बात को बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जब वो ऐसा नहीं मानता है कि मेरी बुद्धि नहीं है बात समझने के लिए, ये इतनी सूक्ष्म बात है कि इसमें मेरी बुद्धि नहीं है, वो नहीं स्वीकार करता है। वो केवल बताता है ऐसा कुछ होता ही, जबकि ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमको पता भी नहीं होता है। तो ये पहली बात कि उस समय ये होता है, और ऐसे अनेक घटनाएं घटित हुई है कि जो कुदरत ने संकेत दे दिए। कोई कोई संकेत कुदरत के नैमित्तिक होते हैं, निमित्त होने पर होते हैं, और कोई कोई संकेत उसके नियत रूप से होते हैं। अब इसका पूरा का पूरा विचार वराह मिहिर ने खगोल शास्त्र के ग्रंथ बृहद संहिता में किया है, कि किस प्रकार के किरणों का असर वनस्पति पर होता है, फसलों पर होता है। क्योंकि खगोल के आधारित ये वनस्पति है, हम मानते हैं पेस्टिसाइड्स के ऊपर आधारित है, पानी के ऊपर आधारित है, या तो खाद के ऊपर आधारित है, इतना नहीं है। वनस्पति का पूरा ग्रोथ और हमारा भी बहुत सारा सिस्टम जो हम देखते हैं वो खगोलीय घटना पर आधारित होता है। इसके लिए हमारी मनस्थिति अमावस्या पर ऐसी नहीं होती है जितनी जैसी पूर्णिमा पर होती है, जैसी शुक्ल पक्ष में होती है ऐसी कृष्ण पक्ष में नहीं होती है। समुद्र के किनारे वाले लोगों को और रण में बसने वाले विचरने वाले लोगों की मेंटालिटी में, स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर आता है। इसके लिए उसको होने वाले रोगों में भी अंतर आता है, उसके दोनों के विचार करने में तरीकों में भी अंतर आता है, व्यक्तियों को देखने के तरीकों में भी अंतर आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक कुदरत नियत और नैमित्तिक संकेत देती है। उसमें शरद पूर्णिमा के दिन जो एक प्रयोग गुरुजी ने बताया, जो सबसे पहले तो कृषि वैज्ञानिकों ने उसकी हंसी, मतलब उसको मूर्खता पूर्ण गिना कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे प्रथम गुरुजी ने बताया कि किसान जो तकलीफ में है उसमें और सारे घटक होंगे, पहला कारण वो खुद है। संस्कृति गुरुकुल की विचक्षण विचारधारा है एक ही, क्योंकि सब लोग दूसरों को गाली देंगे, हम लोग ये कहेंगे कि यदि किसी ने अन्याय किया है, किसी ने कुछ भी किया है, उसका सर्वप्रथम जिम्मेदार है वो हम इतने ताकतवर नहीं है, हम इतने दक्ष नहीं है, तो सर्वप्रथम हमारी घटना हमारे से। पहला कारण किसान है, दूसरे हजार होंगे, लेकिन पहला वो है। यदि दूसरों से गिनने की शुरू करेंगे तो वो तो चला गया होगा, उसने कुछ कर दिया होगा, अब बदलना मुमकिन ही नहीं होगा। लेकिन जब हमारे से शुरुआत करेंगे तो हमने जो किया है उसके बदलने की ताकत हमारे में है पूरी पूरी। 100% हम चेंज चाहते हैं तो शुरुआत यहां से करनी है कि हमारा मैं कारण हूं इसका। गुरुजी को किसी ने पूछा, गुरुकुल गिर गए, इतना नष्ट हो गई शिक्षा, कौन कारण? गुरुजी ने बताया सबसे पहला कारण तो मैं।
बराबर, क्योंकि मैंने खड़े करने के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरा कारण, हमारे जितने शक्तिशाली लोग हैं वो सब जितने भी, उन्होंने यहाँ आकर शिक्षा डाली अंग्रेजों ने, वो किया वो किया वो किया, तब हमने अभी क्या किया बताओ? अभी हमने कुछ भी किया? तो अभी कुछ नहीं किया, किसी में रस नहीं है हमको। तो किसानों को भी नए प्रयोग करने में रस नहीं। वो भी यदि कंफर्ट जोन चाहेगा तो उसको बचाने वाला कोई, तब उसके पास यदि वो लालच करेगा तो उसको ललचाने वाले कंपनियां बैठी ही है। सबसे प्रथम तो उसी का दोष है कि वो क्यों नहीं प्रयोग करता है, वो क्यों पहचान नहीं पाता है अपना हित कहाँ है, वो क्यों नहीं जान सकता है। इसके लिए गुरुजी ने किसानों की सभा में सबसे पहले बताया कि कुदरत आपको एक संकेत देती, और वो हजारों संकेत मैंने जान लिए, हजारों संकेत मैंने जाने हैं कुदरत के कि वो क्या करने वाली, और ये जानकर मैं बताता हूं, उसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं, दूर दूर तक कोई स्वार्थ नहीं मेरा। तो उसका आप प्रयोग करो ताकि आप फसल के विषय पर आप स्पष्ट हो जाओ कि आगे की फसल क्या लेनी है, कुदरत क्या चाहती है, मैं क्या बोऊं। उसमें हो सकता है बाद में कुदरत के कुछ क्रम के अनुसार ऐसा भी हो कि कभी कुदरत चेंज हो जाए, ऐसा बहुत एकाध % होगा, लेकिन ज्यादातर शक्यता ऐसी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ कुदरत में बाद में भी घटित होता है। तो एकाध 2% तो हर एक जगह पर अपवाद है। भाव प्रकाश में भी भाव मिश्र जी ने कहा है, यदृच्छा पारमेश्वर। यदि इतना करने पर भी कोई रोग नहीं मिटता है तो समझना है कि वो अदृष्ट के कारण हुआ है, यदृच्छा पारमेश्वरी। तो एक प्रयोग किसानों के लिए खास सबसे पहले पूज्य गुरुवर्य ने किसानों को बताया, कृषि यूनिवर्सिटी में प्रवचन में बताया, अनेक वैज्ञानिकों को बताया, वो मैं प्रयोग आज आपको बताने। मैंने संक्षिप्त में YouTube के वीडियोस में मैं पिछले 4 साल से ये प्रयोग बता रहा हूं, और बहुत अच्छे परिणाम उस प्रयोग के मिले हैं। ये सब पता नहीं था अलग अलग प्रदेशों के किसानों के नेताओं को, किसान मतलब कृषि साइंटिस्टों को, लेकिन ये वराहमिहिर का अद्भुत प्रयोग गुरुजी ने दिया, और सबसे बड़ा उपकार मैं मानता हूँ कि किसानों पर किया गुरुजी ने, कि उसके द्वारा हुआ ये सबसे बड़ा उपकार कि एक बात में निश्चितता आ गई, और कुदरत के क्रम को जानने का एक विज्ञान मिल गया। अब एक केवल छोटा सा मिला है, बाकी के सब बाकी है, और वो लिखित रूप में गुरुजी ने लिखे हैं। धीरे धीरे समय मिलता जाएगा, हम आपके समक्ष लाते जाएंगे अनेक अनेक प्रयोगों के द्वारा किसान को कैसे लाभ मिल सकता है वैदिक कृषि के द्वारा। तो पहला प्रयोग उन्होंने ये बताया, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और ये मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे साथ जो किसान भाई जुड़े हैं, आज लगभग जुड़े होंगे तो आज बताएंगे, और यदि समय मिला तो बाद में भी हम नरेश भाई से बात करेंगे और किसानों से भी बात करेंगे जिन्होंने ये प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि फसल इस साल की कौन सी है, वो फसल के अनुसार हमने बोई तो लगभग लगभग 1.5 गुना हमको उसका लाभ मिला, प्राप्ति हुई। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस चंद्रमा की जो चांदनी है, उसकी जो किरणें हैं, वो औषधियों को पुष्ट करती है। तो विंटर में जो होने वाली है फसल, जिसका बोने का टाइम अभी दीपावली के आसपास आएगा, उसके बाद आएगा, तो ऐसी फसलें जो हमारे विकल्प है 5 या 7, कोई भी विकल्प है आपको, जीरा हो गया या कोई गेहूं बोता है या कोई और बोता है, कुछ भी हो गया, आपके प्रदेश के अनुसार जो फसल आप बोना चाहते हैं वो फसल के बीज, अच्छे वाले बीज आप ले ले, सभी को तोल दे 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम। अच्छे वाले बीज होने चाहिए ताकि आपका अनुमान बहुत ही सत्यता के नजदीक पहुंच पाए। तो 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम सबके बीज ले। पूर्णिमा की रात्रि है,
उस दिन जगना बहुत अच्छा होता है। ऐसे आयुर्वेद जगने का मना करता है, रात्रि जागरण का मना करता है, दिवा स्वाप का मना करता है। लेकिन कभी कभी अपवाद लेकर उन्होंने बताया है कि कोई कोई रात्रि जगने लायक होती है। तो ये रात्रि शरद पूर्णिमा की है, उस दिन चंद्र का सबसे ज्यादा उपयोग करना होता है इसके, और चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर, मन पर है, खास करके पित्त शमन के लिए बहुत उपयुक्त है। और पित्त के प्रकोप की ये ऋतु है, इसके लिए चंद्रमा का सबसे ज्यादा सेवन इस ऋतु में और खास करके उस दिन करना है जिस दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा पृथ्वी से नजदीक है। तो ये एक तो हमारे शरीर के स्तर पर की बात हम करेंगे आगे, लेकिन ये किसानों के लिए बीज के 5-5 ग्राम 10-10 या 20-20 ग्राम को कटोरे में भर दे, और चंद्रमा की चांदनी जहां आ रही हो वहां पर वो बीज को रख दे। सबके वजन एक तरह के, एक ही वजन मतलब समान वजन करके सबको रख दे। 10-10 ग्राम रखने हैं तो 10-10 ग्राम रखे, 20-20 रखने तो सभी को 20-20 ग्राम रखते, परफेक्ट वजन करें ताकि 1 ग्राम भी इधर उधर ना हो। वो जहां पर आपका टेरेस हो या कुछ और ऊपर का छत हो वहां पर आप रख सकते हो, ऊपर कहीं पर भी। नीचे व्यवस्था हो तो चंद्रमा की चांदनी जहां पर आती हो वहां रखते। कब रखना है? रात को 12 बजे इसको तोल देना है, तोल कर रख देना है। कब तक रखना है? 4 बजे तक। उसके बाद वो ओस की बूंदों आने शुरू हो जाती है, मॉइस्चर हो जाता है। इसके लिए उसके पहले उसको ले लेना है ताकि हमको पता चले कि ये वजन चंद्रमा की चांदनी के कारण आया है, ओस के कारण नहीं आया। 2-3 प्रकार है उसमें वजन बढ़ने के। जिसने ये पहला प्रयोग जिन्होंने विचार किया है उसने बहुत माइक्रो लेवल पर विचार करके प्रयोग किया है, बहुत कुछ सोचा है बीज के बारे में, चंद्रमा के बारे में, कृषि के बारे में। गुरुजी ने जब ये प्रयोग बताया तो कृषि साइंटिस्ट ने पहले बताया कि पहले तो ऐसे वजन बढ़ेगा ही। कृषि साइंटिस्ट ने बताया बनारस के, उसकी सूक्ष्मता अर्थ होता है माइक्रो लेवल का। बहुत सूक्ष्म विचार किया है, बहुत सूक्ष्म विचार किया है। जैसे कोई सामान्य क्या विशेष व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। तो उसने बताया कि ऐसे वजन तो बढ़ता ही नहीं, ऐसे बढ़ा ही नहीं है, साइंस इसको स्वीकार ही नहीं करता है कि इस तरह से वजन बढ़ जाए। गुरुजी ने कहा पहले प्रयोग तो करो एक बार, प्रयोग करने के बाद आप ना कहना, और नहीं बढ़ा तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि हाँ ये बढ़ता नहीं था, मैंने तो बस बता दिया था, ऐसे पढ़कर बता दिया था, केवल प्रयोग किए बिना। लेकिन आप एक बार प्रयोग करो, बढ़ता है नहीं बढ़ता है फिर आप बताओ। तो 4 बजे उसको ले लेना है। अब हरेक में थोड़ा बहुत वजन बढ़ गया होगा। सभी फसलें 20-20 ग्राम रखी तो किसी का वजन आपको 21 ग्राम होगा, किसी का 23 ग्राम होगा, किसी का 25 ग्राम होगा। सबसे ज्यादा वजन जिसका बढ़ा वो इस ऋतु की फसल है। सबसे ज्यादा वजन जिसका बढ़ गया वो इस ऋतु की फसल है। तो ये पूर्वानुमान से जान सकते हैं कि इस ऋतु की कौन सी फसल है। गुरुजी ने पहले अपने पर यह प्रयोग किए और ऐसे लोगों को तैयार किए जो बोया लोगों ने, और आश्चर्य लगा कि जो फसल इस बार आई उसी का पाक ज्यादा निकला, क्योंकि कुदरत उसके अनुकूल थी। तो ये प्रयोग बाद में बताना शुरू किया, और अभी तक तो ऐसे जाते 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 प्रचार होते 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 हजारों किसानों तक ये प्रयोग चला गया है।
तो ये एक किसानों के लिए बहुत आशीर्वाद रूप प्रयोग है कि कौन सी फसल इस बार होने वाली है, उसका पूर्वानुमान इस पद्धति से होता है। मैं उदाहरण भी देना चाहूंगा अंतिम में। नरेश भाई जो हमारे से जुड़े हैं, वो खेती करते हैं, यहाँ गुजरात में अपना फार्म है। वहां पर उन्होंने ये प्रयोग अभी लगभग 4 साल से कर रहे हैं, 4 या 5 साल से। और हर बार जो फसल वहां पर वजन ज्यादा बढ़ता है वो बोते हैं, और उन्होंने उसका बहुत अच्छा लाभ पाया है। 2-3 उदाहरण है, वो आप उनको पूछ लीजिएगा कि किस तरह के वातावरण के अनुकूलता उसमें आती है। एक बार सब लोग गेहूं नहीं बो रहे थे, लेकिन गेहूं का वजन बढ़ा और इन्होंने गेहूं बोया तो जो दीपावली के बाद का वातावरण आया वो कोहरा का आया। सुबह में ठंड पड़ती थी, सुबह में कोहरा पड़ता था, और वो गेहूं के लिए अनुकूल था। सुबह का वातावरण गेहूं के लिए अनुकूल था और गेहूं का उत्पादन बहुत हुआ। तो कुदरत के अनेक आयामों में से ये एक आयाम है कि कुदरत पूर्व संकेत देती है। ये संकेत किसान जान गए तो फिर अपनी फसल को निर्णय करने में, अपनी फसल का निर्णय करने में आसानी है। अब हर एक प्रदेश का अलग अलग होगा, इसके लिए कोई एक प्रयोग करके सिद्ध कर दे हम यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में अलग आएगी, कर्नाटका में अलग आएगी, गुजरात में अलग आएगी, क्योंकि सबके पास अलग अलग विकल्प होंगे, बीज अलग अलग होंगे, वातावरण अलग अलग होगा। तो हो सकता है कहीं गेहूं आए, कहीं बाजरी आए, कहीं कुछ आए, कहीं कुछ। तो ये सबको अलग अलग जगह पर खास करके करना है वातावरण के हिसाब से। इसके लिए हम सत्यता के नजदीक जा सके। एक गांव में अथवा एक आसपास के 5-7 गांवों में लगभग एक ही फसल का वजन बढ़ेगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये प्रयोग किया, बहुत लोगों ने हमको भी बताया कि इसमें बहुत सफलता मिली है। तो इस बार हमने इसके ऊपर सेशन रखा, बहुत किसानों को जुड़ेंगे या प्रयत्न किया जोड़ने का। तो सब लोग अभी राजेश्वर राव जी को या नरेश मकवाना जी को या दीपक जी को बताए, जो जो आपने प्रयोग किया उसमें से किस फसल का वजन बढ़ा है, कर्नाटका में किस फसल का बढ़ा, महाराष्ट्र में किस फसल का बढ़ा, गुजरात में किस फसल का बढ़ा। तो हम पूरा चार्ट बनाएंगे इस बार मेहनत करेंगे और चार्ट बनाएंगे ताकि हम डेटा दे सके आगे। ये फसल का बढ़ा है तो ये फसल बो सकते हैं हम। तो ये प्रयोग करके हम बताए, हमको तो बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। तो और लोगों के जैसे 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 परिणाम मिलते जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग बताते जाए कि उनको किस किस फसलों में क्या क्या फसल में दिखे, क्या आगे आया, वजन ज्यादा बढ़ गया वो तो दूसरे तीसरे दिन ही बता देना है। इसके लिए कुछ परिणाम तो आगे आने वाला है, इसके लिए मैच फिक्सिंग जैसी कोई बात ही नहीं है। इसमें तो गेहूं अभी आ गया तो सब लोगों के सामने होगा कि गेहूं का पाक हुआ या नहीं हुआ, गूगल से आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारे सामने के तथ्य है सारे, इसमें दूर दूर तक कहीं संभावना ही नहीं है ऐसी। तो हम लोग ये कर सकते हैं और किया है। 4-5 साल से नरेश भाई कर रहे हैं। अभी तो उनको कृषि यूनिवर्सिटी से बहुत फोन आते हैं, हमने वीडियो बनाया उसमें उनका नंबर डाला था। तो बहुत सारे लोग कृषि से जुड़े हुए ये प्रयोग करके कम से कम उन्होंने किया और करके उन्होंने इसका लाभ देखा और उन्होंने पूछा कि ये बताया किस। तो उन्होंने मेरा नाम दिया, मैंने गुरुजी का नाम दिया कि भाई इसमें मेरी कोई शोध नहीं है, गुरुजी ने ये प्रयोग मेहनत करके बहुत ग्रंथों से वो शोध कर मुझे बताया और मैंने सब लोगों को बताया। तो इसके कारण हम ये से प्रयोग करें, और जब आप करेंगे थोड़ी मेहनत करके करवाएंगे तो ऐसे बहुत प्रयोग हमारे पास है। लेकिन थोड़ी मेहनत आप करिए, जैसे अभी राजेश्वर जी ने बताया कि सबको ऐसा होगा कि एक साथ बता दो जितने प्रयोग है, लई 1-2-3 प्रयोग आप पहले सफलता पूर्वक करिए, तैयारी बताइए, उसके बाद आप दूसरों को बताते जाइए, आप सिखाते जाइए।
और उसके बाद हम दूसरा प्रयोग अवश्य बताएंगे। ऐसे कृषि के प्रयोग बहुत बताए गए हैं। तो एक प्रयोग बहुत ही लाभ आपको कर सकता है। बीज आप अपने जगह पर से देशी बीज का आप यदि अन्वेषण करेंगे, आप कहीं ना कहीं उसको उसकी शोध तो मिल जाएंगे। तो बीज देशी के बोए, इसके लिए तो भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लगभग लगभग औषधियों के बीज के बारे में हम आगे कार्य करने वाले हैं कुलम के द्वारा, लेकिन फसल के बीज नहीं, औषधियों के बीज के बारे में। तो उसका हम अगले साल से लगभग लगभग कार्य शुरू करेंगे, औषधीय बीज का वितरण का। लेकिन फसल के बीज आपको नजदीक किसानों से या किसी से भी जो संरक्षण करते हैं उसी से आपको लेना है। तो इस तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद में बता सकते हैं कि भाई हमने ये प्रयोग किया है तो ये बीज का वजन बढ़ा है और इस बीज का वजन नहीं बढ़ा है। तो सभी लोग यदि करेंगे तो एक निर्णय पर हम आ सकेंगे कि उसके लिए क्या बोना है, और आगे जाकर हम उसको प्रस्थापित भी कर पाएंगे साइंटिस्टों के सामने कि इस बात के ये डेटा है, इतने लोगों ने ये प्रयोग किया है। तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा जिसमें वो जो निर्णय में गलती करते हैं वो उसका निर्णय गलत नहीं होगा फसल को चूज करने में, फसल की पसंद में। तो ये एक प्रयोग किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही सरल है, गांव गांव पर हो सकता है, बिना संसाधन के हो सकता है। ये अद्भुत ये प्रयोग है। तो ये किसान लोग शरद पूर्णिमा को करे, अवश्य करे ये प्रयोग, इसमें कोई खर्च नहीं। तो ये पहला प्रयोग। आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग दूसरे बताए हैं, उसमें से बहुत सारे प्रयोग तो मुझे बताने हैं, लेकिन मैं केवल एक प्रयोग अभी बताता हूं जो श्वास के लिए होता है। श्वास के 5 प्रकार, जो सांसें फूलती है उसको अस्थमा हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक प्रयोग आयुर्वेद में पीपल की अंतर छाल का बताया है। पीपल की जो त्वचा होती है, पीपल की जो उसकी अंतर छाल होती है, उसको थोड़ा 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 लेकर उसको सुखा दे। सुखाने में आप याद रखें छाया में ही शुष्क करें उसको, धूप में न करें। पीपल का पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते वातावरण में से पानी को लेकर उसका अवशोषण करके लंबे समय तक उसको टिका सकते हैं। इसके लिए अकाल पड़ने पर भी जो 2-3 वृक्ष सूखते नहीं है, उसमें से एक पीपल है। उसकी कुछ विशिष्टता है, इसके लिए भगवत गीता में अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणां च नारदः, इसके लिए बताया है कि वृक्ष में यदि मेरी विभूति को देखना है तो मैं पीपल में हूं। तो 2000 जितनी वनस्पतियां है उसमें से पीपल में ही अभिव्यक्तता कृष्ण ने बताई है, तो उसका कुछ कारण रहा होगा पीपल का, और वो कारण है पीपल। उसकी पर्ण के आकार से लेकर उसकी आयु से लेकर 24 घंटे उसमें प्राणवायु देने का गुण को लेकर बहुत कुछ विशेषता पीपल में है। इसके लिए पीपल को समझ लिया जाए तो बहुत सारे रोगों में पीपल का उपयोग हो सकता है, और वो भी जेनेटिक रोग है या फिर साइकोसोमेटिक डिसीज है, ऐसे रोगों में भी पीपल का उपयोग हो सकता है। इसके लिए उसको दिव्य औषधि बताई। तो इसी का एक प्रयोग पीपल का प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग पीपल के हैं, लेकिन एक प्रयोग में भी बताऊंगा वो है जिसको अस्थमा हो, कफ, श्वास हो,
ब्रोंकाइटिस, उन लोगों को खास करके उसकी जो त्वचा आती है, छाल आती है, वो उखाड़ लेनी है थोड़ी थोड़ी। और वो कब उखाड़ सकते हैं? 2-3 दिन पहले, मानो एकादशी कल है या द्वादशी को उखाड़ सकते हैं। उसको छाया में सुखा देनी है और उसको पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन केवल दूध चावल खाकर, इसको दूध चावल के साथ ही इसका चूर्ण करके ले लेना है और रात भर जगना है। इसका सेवन रात के 12 बजे के आसपास करना है, मध्य रात्रि। शरद पूर्णिमा के जितने प्रयोग होंगे वो सभी प्रायः करके या तो सुबह जल्दी होंगे या तो रात्रि के 12 के आसपास। तो रात्रि के 12 के आसपास ये खीर खानी है और उसके बाद हो सकता है तो जगना है पूरी रात। तो ये एक प्रयोग ही ऐसा सक्षम है कि उसमें 20 से 30%, किसी किसी को 50% ही अस्थमा एक ही प्रयोग में दूर होता है। बहुत सारे आश्रमों में ये प्रयोग वाराणसी में चलता था, लेकिन वो वहां पर खीर खाने को बुलाते थे। दूर दूर से लोग ये प्रयोग करने को आते थे। गुरुवर्य ने इस प्रयोग को जनता के समक्ष रखा ताकि अनेक लोगों का समय, शक्ति, पैसा बच जाए, वो घर पर कर सके। और हमारा ये तो कभी भी रहा नहीं है कि संस्कृत या गुरुकुलम को ऐसे सस्ती प्रसिद्धि दे कि लोग जो हम वहां कर सकते हैं उसको करने के लिए यहाँ बुलाए, और वो भी केवल इसलिए कि हमारा नाम हो जाए। तो ये तो कभी नहीं करेंगे। जो वहां बैठकर हो सकता है वो वहां ही बैठकर करे, तो ये राष्ट्र की शक्ति, संपत्ति, ये सब बचेगा। तो वो एक बहुत बड़े विजन के साथ गुरुजी ने अनेक प्रयोग जो सालों से संत करते थे, महात्मा करते थे, आश्रमों में होते थे, वो गुप्त प्रयोगों को गुरुजी ने जनता के समक्ष रख दिया। उसके बाद मुझे अवसर मिला तो मैंने YouTube पर रख दिया, उस प्रयोगों को सबको बताया। तो अनेक लोग इससे लाभान्वित हुए, अनेक अनेक लोगों ने इसका लाभ लिया। कल परसों ही, आज है शायद, वणी के चिकित्सक है, डॉक्टर बैरागी करके है, कल ही उन्होंने फोन किया था मुझे कि आपकी जो पत्नी गर्भवती है, तो बहुत लोगों को बताया और लेकिन उसकी वोमिटिंग बंद नहीं हो रही थी, अपचन थी। 4-5 डॉक्टरों को हमने केवल पुदीन जीरा करके एक सिरप आता है जो पचन के लिए और वोमिटिंग के लिए बहुत अच्छा है, उसका 2-3 डोज दिया, उसका बिल्कुल ठीक हो गया, भूख लगने लगी 3 दिन में। अब देखिए, एलोपैथ दवाई को 15 दिन 20 दिन से ले रहे थे, आयुर्वेद दवाई केवल 3 दिन, और 3 दिन में फर्क हो गया। तो ये प्रयोग जो जो हमको लगता है कि सफलता मिली वो हम कहते जाते हैं, तो ताकि लोगों को श्रद्धा बढ़े और एक डेटा रहे और वो प्रामाणिक ही बताते। तो कितनी मात्रा में लेना है? आप चूर्ण को 10 ग्राम है तो उसको 1 कटोरे पर खीर में रह सकते, खीर अर्थात चावल और दूध की। 20 ग्राम चूर्ण है तो 2 कटोरी खीर के अंदर ले सकते हैं। खास करके 1 बड़ी चम्मच भरकर वो चूर्ण को खीर के साथ हिलाइए और फिर खा जाइए। उसके बाद कुछ नहीं खाना है। खास करके उष्ण चीजें तो किसी को भी पूर्णिमा के दिन नहीं खानी। उष्ण, क्योंकि उष्ण उस दिन ज्यादा से ज्यादा शीतलता का लाभ शरीर में हो, इसके लिए हम ये सब प्रयोग करते हैं। उस दिन आप यदि चटनी खा लेंगे, उस दिन नमकीन खा लेंगे, उस दिन और कुछ गरम भजी खा लेंगे, तो जितना लाभ मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं। इसके लिए हो सकता है तो शरद पूर्णिमा को केवल खीर, दूध, पोहा, यही सब खाइए। दूध और पोहे की बात किसी ने बताई है, वो भी 12 से 4 तक रखना है चांदनी में, बस पर्याप्त है उतना रखना। उसके बाद बहुत जरूरत नहीं होती है। उसके बाद धीरे धीरे अरुणोदय की तरफ जाता है, उसके बाद बहुत वातावरण में मॉइस्चर हो जाता है। इसके लिए पूरे चांदनी का लाभ 4 बजे तक लेना है, 12 से खास करके 4 बजे। तो उस समय तक आप पोहे वगैरह रख सकते हैं। गुलकंद के प्रयोग है, बाकी दूध पोहे के प्रयोग है, लेकिन अभी समय नहीं। इसके लिए हो सकता है कभी हम इसके ऊपर फिर से एक बार ले,
लेकिन अभी तो केवल इतना ही, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग है। लेकिन आप एक दो समझकर अभी शुरू करें, और उसके बाद हम बहुत सारे प्रयोग आपको बताएंगे अलग अलग पूरे विषयों के, मतलब खास करके आयुर्वेद के, जो पूर्णिमा के दिन करने हैं। दूध चावल मिक्स करके, या खास करके पोहे जो होते हैं वो दूध का ज्यादातर शोषण करते हैं, दूध ज्यादा वो कर सकते हैं। इसके लिए भिगो कर खाने का विधान इसका है। और 12 बजे से पहले रख सकते हैं आप, 10 बजे रख सकते हैं, 11 बजे रख सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं, लेकिन 4 बजे या 4:30 बजे ले तो काफी है वो। फिर आप जितना रखेंगे उतना रखें, लेकिन लाभ 4 साढ़े 4 बजे तक का ही रहेगा, उसके बाद आप ले सकते हैं। और चांदी के पात्र में रखे तो सबसे ज्यादा लाभ होगा। नहीं मिला तो किसी के भी पात्र में आप रख दीजिए, मिट्टी का पात्र हो या फिर स्टील का, ऐसा कोई भी पात्र में आप रख दीजिए जी। अब प्रश्नोत्तरी की बारी है, तो 2 3 4 प्रश्न हम अभी लेंगे। कुछ कुछ प्रयोग बाकी है, वो हो सकता है कि अभी अवसर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अगली बार बताएं जी। प्रणाम आचार्य जी। जी तो एक तो पोहे वाला प्लीज थोड़ा एक बार पोहे दूध वाला क्लियरली और एक बार दोने से वो हम लोग प्रयोग करेंगे आचार्य जी इस पर। हाँ, अब देखिए पोहे का ऐसा है कि पोहा और दूध दोनों मिलाकर, हो सकता है तो उसमें खड़ी शक्कर डाले, नहीं मिलती है ऐसी प्योर तो नहीं डाले, मिलती है तो डाले खड़ी शक्कर, और उसको रख दे कटोरे में हिलाकर, कटोरे के साथ ही रख दे। फिर उसके ऊपर या तो आप जाली ढक दे, या तो आप बहुत ही पतला कपड़ा ढक दे उसके ऊपर, ताकि किरणें उसके आर पार हो सके। आप ढकेंगे नहीं तो उसमें अलग अलग जीव जंतु उसमें गिरेंगे, ऐसा नहीं करना है। और आप यदि थाली ढक देंगे तो चंद्रमा के किरणों का प्रकाश वहां पर अंदर किरणें नहीं जा पाएगी। इसके लिए खास ये ध्यान रखें, जब भी आप दूध और पोहा वहां पर रखें, उसमें दूध हो सकता है तो गाय का रखे, वो बहुत उत्तम है, परम पित्त शामक है। टीबी का जिसको रोग है और ये प्रयोग करना है तो बकरी का दूध रखे। उरक्षत है, रक्तपित्त है, कहीं जलन हो रही है, कहीं छाले पड़ गए, वो लोग बकरी के दूध में ये प्रयोग करें तो बहुत अच्छा परिणाम उसको इससे मिलेगा। तो गाय का और बकरी का, ये 2 दूध यहाँ पर उपयुक्त माने गए हैं। बाकी किसी का दूध यहाँ पर उपयोगी नहीं है, पैकेट वाला दूध यहाँ उपयोगी नहीं है। इसके लिए एक दिन कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, गाय या बकरी 2 में से किसी का भी दूध मिले, आप उसको ले लीजिए। तो ये प्रयोग में दूध ऐसा चाहिए। अच्छा, दूध भी ताजा शाम का है तो बहुत लाभ मिलेगा, ताजा शाम का। अच्छा, और तुलसी पत्र वगैरह उसमें न डाले, तुलसी उष्ण वीर्य है, उसका यहाँ रोल नहीं। इसके लिए जो वहां पर बताया गया है वो कुछ सोच समझकर बताया गया है, बराबर है। तो यहाँ पर ये काढ़ा आप नहीं बना रहे हैं कि थोड़ा वो भी डाले, थोड़ा वो भी डाले, चलो हल्दी है तो थोड़ी डाल दे, फिर थोड़ी शक्कर वो भी डाल दे, थोड़ा वो अजवाइन पड़ा है तो वो भी डाल दे, जितना ज्यादा उतना अच्छा, अधिकस्य अधिकम फलम। तो ये न करें, वो विशेष रूप से यहाँ पर पित्त शमन का प्रयोग है, इसके लिए उसको बताया गया है। तो आप अपने मन से उसमें कुछ न डालें, मतलब। तो ये एक विवेक रखें कि आयुर्वेद के प्रयोग बहुत कुछ सूक्ष्म विचार से, सूक्ष्मता से सोचकर बताए गए हैं। इसके लिए वहां जरूरत नहीं है मॉडिफाइड कर, तो उसको मॉडिफाइड न करें। तो ये एक रखे। दूध ठंडा ऐसे गर्म करके ठंडा किया हुआ चलेगा। शाम का आया हुआ दूध पहले गर्म कर दे और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दे, और उसके बाद उसको उपयोग करे। क्यों करे, उसका कारण है, दूध को गर्म करके ठंडा किया हुई पीना है, सिवाय के धारोष्ण दूध, तो धारोष्ण दूध तो रहेगा नहीं। इसके लिए शाम का दूध आए तो उसको पहले गर्म करना है, फिर उसको ठंडा कर देना, रख देना है, तब तक वो ठंडा हो जाएगा।
उसके बाद उसको पोहे के साथ मिला देना है और उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा ढक देना है और उसके बाद उसको सुबह में खा लेना है। तो ये पूरी विधि है जी। और कोई? हाँ, तुलसी पत्र तो नहीं डालना इसमें, इसके लिए रोल ही नहीं है यहाँ जी। ओके, रात को रखना है और सुबह खाना है, रात भर चांदनी रात का। को रख देना है, रात को आप 10 बजे 11 बजे, खास करके उसका शुरू सबसे ज्यादा प्रभाव 12 बजे से है, तो 12 बजे तक कभी भी रख दे और 4 बजे के बाद कभी भी ले ले। और चांदनी में रखे, ऊपर थाली न ढके, खुला न छोड़े, ऊपर कपड़ा ढके या ऐसी कोई छलनी जैसा रखे कि जैसे किरण आ जाए, जंतु वगैरह न गिर पाए उसमें जी। एक है आचार्य जी, और एक गुलकंद का बोल रहे थे आचार्य जी, क्योंकि 2-3 दिन में शरद पूर्णिमा हाँ, है, तो गुलकंद के लिए ऐसा करे कि ताजे जहां पर गुलाब होते हैं, कोई कोई प्रदेश होता है उसमें गुलाब होते हैं, वो बहुत उत्तम होते हैं। जैसे हमारा उदयपुर हो गया, नाथ द्वारा के पास है वो, थोड़ा एरिया उस समय जयपुर का हो गया, थोड़ा एक कन्नौज करके है एरिया उत्तर प्रदेश का, तो वो जगह पर गुलाब बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वो गुलाब को आपके यहाँ पर भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लाल गुलाब लेने, गुलाब पता है ना, रोज, तो वो रोज के साथ खड़ी शक्कर को मिलाकर समान भाग से और उसको चंद्रमा की चांदनी में रख देना है। जैसे एक गुलकंद बनता है वो धूप में बनता है, लेकिन ये प्रयोग चंद्रमा की चांदनी का है। और उसमें इलायची डाल सकते हैं, और कुछ आपको विशेष रूप से हुआ तो चांदी की भस्म वगैरह डाल सकते हैं। और इस बार हम यहाँ पर गुरुकुल में बनाने वाले इसी तरह का, तो ये तो हम सबके लिए आसान रहेगा। और उसके बाद आप उसको, वो धूप चाहिए गुलकंद बनाने के लिए, लेकिन ये चंद्रमा की चांदनी पर इसको ये करके प्लावित करके, मतलब ये रखना है केवल मिक्स करके, उसके बाद आपको धूप में रखना पड़ेगा दूसरे तीसरे दिन, और उसके बाद वो गुलकंद बनेगा। लेकिन वो पहले पृथक पृथक शाकर में, गुलाब में, वो सब में चांदनी की किरण जाएगी तो बहुत लाभ वो गुलकंद करेगा। खास करके उरक्षत में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, कहीं पर भी जलन है तो उसमें ये गुलकंद बहुत ही लाभ देगा। चक्षु की गर्मी में ये गुलकंद बहुत लाभ देगा। तो इस तरह से शीतलता की बात आए तो ये एक प्रयोग आप अवश्य कर सकते हैं। तो ये भी आप एक प्रयोग करें जी। ऐसा आचार्य जी, दीपक जी इस बार जो है बीजों का प्रयोग लाइव करेंगे बोल के बोल रहे थे, ठीक। हाँ, दीपक तो जी लाइव करेंगे, हम भी लाइव करेंगे यहाँ से, लाइव हम देखेंगे उसको, दीपक जी को। और हो सकता है नरेश भाई को भी बताएंगे, राजेश्वर जी आप भी वहां पर जोड़िए, तो एक वातावरण बनेगा। तो कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि नहीं, कोई प्रयोग कर रहा है ठीक। करेक्ट तो आचार्य शरद जी, ये भी पूर्णिमा के ऊपर ऐसा कार्यक्रम रखेंगे, सब लोग अपना अपना गुलाब भाई बड़े आते हैं वो लेने हैं, इतने इतने बड़े आते हैं। ये करेंगे आचार्य जी। तो उसके साथ क्या है, बहुत किसानों को उस दिन जोड़ सकते हैं लाइव देखने के लिए वहां की, और अच्छे कनेक्टिविटी में रहे जो जो लोग प्रयोग करते हैं। दीपक जी पूरी तैयारी करके आप जाइए, माइक की, मोबाइल की, ताकि वहां पर ऐसा ना हो कि लाइट नहीं थी, माइक नहीं था, ऐसा। तो आप वहां पर जाए तो वहां पर से ये इस तरह से करें। और नरेश भाई को भी मैं बता दूंगा, हम भी यहाँ से करेंगे, तो सब लोग मिलकर उस दिन कैसे बीज का वजन करना है, कैसे उसको रखना है, वो सारी बातें जी। आचार्य जी, तो इधर किशोर प्रसाद जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके तो इसी जी जूम पे हाँ करने से हाँ सब लोग जो है, सबका वीडियो ऑन रहेगा, हाँ, ये भी सबका अच्छा है। वीडियो ऑन रहेगा और सब लोग कर सकते हैं।
हाँ, ये कहते वीडियो को डाल भी सकते हैं यूट्यूब पर, लेकिन सबसे पहले तो उसको बनाए। और दीपक जी चाहते थे कि वो वहां पर से लाइव करे, और वो नरेश भाई भी उसमें जुड़ेंगे, हम भी लोग, सब लोग जुड़ेंगे उस दिन पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन थोड़ी चर्चा करके उसके बाद सब लोगों को लोग बताएंगे, और उसके बाद हम प्रयोग देखेंगे कि किस किस तरह से प्रयोग होता है। ये कब कब है आचार्य जी एग्जैक्टली? नहीं, और एक बार तिथि में कल, तिथि तो पूर्णिमा, लेकिन तारीख में एग्जैक्ट कल बता दूं कौन सी तारीख आ रही। ठीक है, तो आप कल हम मुझे निश्चित कर देते हैं। मैसेज करने से ठीक मैं सबको ग्रुप में डाल देता हूँ आचार्य जी, तो ठीक। ये प्रयोग करेंगे। और आज कैसे भी और लेट हो किसी को गया। भी प्रश्न बाकी रहे हो खीर के बारे में, या तो फिर हम एक बार बैठते हैं उसमें समय पे पूछ लीजिएगा, ताकि आप पूर्णिमा को सारी व्यवस्था लेकर बैठे वहां। यस आचार्य जी, किसी का भी डाउट होने से हाँ आप हमें मैसेज कीजिए, हम लोग हाँ, करेंगे। तो हम और लोग करेंगे, और उसमें मैं प्रश्नोत्तर ही ले लूंगा कल या परसों कभी भी। तो हाँ, ठीक है, ये अच्छा आइडिया आचार्य जी। कल ठीक है। कैसे आयुर्वेद सेशन है, हाँ आयुर्वेद का सेशन का लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हाँ, के भी पूछ सकते हैं। आज का सेशन का ठीक भी, है, आज फेस्टिवल है तो आज ही अभी क्लोज कर देंगे। चलेगा। तो वो हम कल भी बता सकते हैं उसको। कल आयुर्वेद सेशन है आचार्य जी। और आपसे चल और एक बार विनती है, 200 लोग मिलके काम करने से हम्म 500 लोगों को जुड़ना नामुमकिन नहीं है। आप हम्म, 2 ग्रुप में फॉरवर्ड करके मैं इस मिशन में सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। बहुत चीज कर जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए जी दिल से, मतलब दिल से चाहने से भगवान जो है रास्ता दिखाएगा। अभी हम लोग इतना फॉरवर्ड करते हैं, इतने लोगों को जुड़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम्म, देशभक्तों को कमी नहीं है। भारत में 100 करोड़ के आगे सनातनी है, सनातनी जी 100 करोड़ है। तो में इतने आध्यात्मिक संस्था है, स्वदेशी वाले हैं, गोभक्त है, आध्यात्मिक संस्था है, मठ है, मंदिर है। तो मिलके काम करने के लिए कोशिश कीजिए। बीएमएस वालों को भी जोड़िए। आप जब तक 500 लोगों को आयुर्वेद का नहीं जोड़ेंगे तब तक मत पूछिए और ये सेशन चाहिए, वो सेशन चाहिए। ये जो है, हम सबको एक कमिटमेंट तो हम सबके अंदर रहना चाहिए। लेना एक चीज है और देना एक चीज है। तो देने का भावना रखना है। हम सब, आप सब वॉलंटियर है, सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है। मिलके भारत हाँ को विश्व गुरु बनाना है। 200 लोगों से आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज आप लोग जो है, क्योंकि इतना सुबह से बहुत रिक्वेस्ट किया था ग्रुप में, तो इसलिए जो है मुझे थोड़ा दुख लगा। 200 लोग ही जुड़ रहे, 1500 लोग रहते ग्रुप में, ओ 200 लोग जुड़ते हैं और बाकी फॉरवर्ड करना तो दूर की बात हो गई ना। कम से कम जुड़ने के लिए इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, जुड़ते नहीं। तो ये दुख सही की बात है, बात सही है। बात। तो इसलिए जो है मैं क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हम्म यही रीजन है मेन। आप भी वॉलंटियर्स बनिए सचमुच, और दिल से जो है 10 फेसबुक ग्रुप जोड़ के उसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिर्फ 2 हाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें फॉरवर्ड कर दिया, मेरा काम हो गया, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको दिल से चाहिए। पूरा भारत में घर घर तक ये ज्ञान पहुंचना है, आयुर्वेद पहुंचना है, पूरा भारत स्वस्थ बनना है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर आ रहे हैं, अब देख रहे हैं इतना जो है, पूरा भारत का जो है आज स्थिति, आरोग्य का स्थिति देख रहे हैं आप। तो मिलके कुछ करेंगे भारत के लिए, फिर भारत को स्वस्थ भी बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू ठीक, शिवप्रसाद। नमस्ते। పెట్టిన